दोस्तों यूपी स्पेशल के सीरीज को हम लोग स्टार्ट किए हैं और इसी सीरीज का आज ये दूसरा क्लास है। दोस्तों आज हम लोग उत्तर प्रदेश का जो भौतिक विन्यास है, यानी कि यूपी का पूरा भौतिकी क्षेत्र है, विन्यास है उसका वो, और इसके अलावा जलवायु एवं मृदा, इन तीन टॉपिक को हम लोग आज समेट करके पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, यूपी स्पेशल के सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और चैप्टर वाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो आज हम लोग भौतिक विन्यास पढ़ने वाले हैं। एक तो हमारा भौतिक विन्यास है और इसके अलावा इसी चैप्टर में हम लोग दोस्तों जलवायु एवं मृदा, यूपी का जलवायु एवं यूपी का मृदा, इस चैप्टर को भी इसी में बिल्कुल समेट लिया है। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक विन्यास देखेंगे पहले खंड में, फिर इसी क्लास के आगे हम लोग जलवायु एवं मृदा देखेंगे। ठीक है, तो भौतिक विन्यास आप सबको पता होगा कि जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, इसमें विविध प्रकार के भौतिक विन्यास मिलते हैं, जैसे कि भाबर का क्षेत्र है, तराई का क्षेत्र है, इसके अलावा बुंदेलखंड का क्षेत्र है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो इसी से संबंधित हम लोगों का आज क्वेश्चन होगा और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसका जवाब भी बिल्कुल आप लोग सही सही देंगे। ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं? तो ये कह रहा है जो शामली है और इसकी सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती है? तो दोस्तों बिल्कुल मैप से मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इस तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश है अगर आप मैप देखेंगे तो। ठीक है, यहां पर उत्तराखंड है, आपको पता होगा। यहां पे नेपाल है, आपको यह भी पता होगा, नेपाल। ठीक है, अब शामली कहां पे है दोस्तों? तो शामली यहां पर है। यहां पे अगर आप मैप देखेंगे, यूपी का मैप देखेंगे तो यहां पर है हमारा शामली। ठीक है, शामली है यहाँ पे, और शामली का मैप देख लेना आप कहाँ पे है शामली। और शामली के बारे में एक विशेष बात ये भी ध्यान रखना कि यह यूपी का सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट है, यूपी का सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट है। तो शामली की सीमाएं निम्नलिखित में से किस राज्य से लगती हैं? क्या दिल्ली से, हरियाणा से, बिहार से, उत्तराखंड से, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? जो देखो दिल्ली है ना, दिल्ली को अगर आप देखेंगे तो दिल्ली यहां पर है और दिल्ली के उत्तर में ही शामली स्थित है। लेकिन शामली का बॉर्डर दिल्ली के साथ नहीं लगता। दिल्ली के साथ जो बॉर्डर लगता है, एक दोस्तों गाजियाबाद है, एक गौतम बुद्ध नगर है और थोड़ा सा बागपत का भी है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर मुख्य रूप से हैं जो दिल्ली के साथ है। ठीक है, तो शामली का बॉर्डर दिल्ली के साथ नहीं है, लेकिन ये कह रहा है किसके साथ लगता है? तो इधर कौन सा राज्य है? हरियाणा है। तो मैप अगर आप देखेंगे तो हरियाणा का बॉर्डर शामली के साथ, शामली का बॉर्डर हरियाणा के साथ लगता है। ठीक है, यहां पर दोस्तों 6 राज्य हैं, उन 6 के नाम भी मैं बता देता हूं आपको। एक बार कल मैंने बताया था, आज एक बार फिर से बता देता हूं। यहां पे है सहारनपुर है, आपको पता होगा। फिर शामली है, फिर गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर नहीं, बागपत होगा, इसके ऊपर पहले बागपत होगा, तो ये बागपत है। फिर गौतम बुद्ध नगर है, फिर अलीगढ़ है, और फिर है दोस्तों मथुरा। ठीक है, तो ये 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, और इसके अलावा अलीगढ़ और मथुरा। ये 6 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका बॉर्डर हरियाणा के साथ लगता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं? आपको याद करने के लिए। आप याद कर लेना, इनका सीक्वेंस याद कर लेना, तो आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ये क्वेश्चन ही है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो शामली का जो बॉर्डर है दोस्तों, ये हरियाणा के साथ लगता है। सही जवाब क्या हो जाएगा? हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा, देखिए जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे ना, थाली में परोस करके अगर आप सोचेंगे कि आपको बिल्कुल सजा करके मिल जाए, तो दोस्तों फिर भी आपको कम से कम उठा करके तो खाना ही होगा ना। तो एफर्ट तो करना ही है, बिना एफर्ट के कुछ मिलने वाला नहीं है, आपको मेहनत तो करना ही होगा। तो ये ध्यान रखना कि जो भी मैं पढ़ाता हूं वो आपको रिवीजन जरूर करना है। इसीलिए मैं ये बोल रहा हूं कि रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर बेकार है। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूं, अगर आप रिवीजन नहीं करते तो भूल जाएंगे। और देखिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश के सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेंगे। आप भी अपने स्तर पे मेहनत करिए। देखिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उसके चारों तरफ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, कौन कहां के साथ लगता है। जैसे कल मैंने आपको नेपाल के साथ बताया था, आज मैंने हरियाणा के साथ बता दिया। देखिए ध्यान से, मैप में आप
उत्तर प्रदेश का देखिए कि किसके साथ कौन है। चाहे पुलिस का एग्जाम हो, चाहे एसआई के एग्जाम में तो मैपिंग से निश्चित तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। लेखपाल का एग्जाम हो, वीडियो का एग्जाम हो, दोस्तों पीसीएस तक के एग्जाम में उत्तर प्रदेश के मैपिंग से चारों तरफ के जो डिस्ट्रिक्ट हैं क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा करके देख लो, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हल्के में ना लें। यूपी से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 4-5 क्वेश्चन जीएस के आपके ठीक हो जाते हैं, और 4-5 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं, और यहां पर मेहनत कम करना है। बाकी सब्जेक्ट की तुलना में मेहनत कम है और फायदा आपको बहुत ज्यादा मिलता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश को दोस्तों हल्के में नहीं लेना आपको कि ये तो ऐसे ही चलो जब आएगा तो एग्जाम तो देख लेंगे, फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो जो भी मैं बताता हूं इसको ध्यान से पढ़िए, सीरियसली अपने मैप में देखिए, कॉपी पे नोट करिए, जो भी फैक्ट मैं बताता हूं उसको नोट करिए, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के सारे फैक्ट आपका बिल्कुल अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है और यह कहां से गुजरती है? क्या कल मैंने इसको नहीं बताया था आपको? तो क्या मैं ये उम्मीद ना करूं कि आज आप इसको बताएंगे? तो वीडियो को पहले रोक करके कमेंट करके और इसके बाद तो फिर आप इस वीडियो को देखिए और अपना जवाब मिलाइए कि क्या इसका सही जवाब है। अगर आप सही जवाब दे रहे हैं तो मतलब आप सीरियस हैं, और ध्यान रखना कि अगर आप सीरियस नहीं हैं पढ़ाई में, बस इसी तरीके से बस देखते चले जा रहे हैं, तो आपके लिए कोई स्थान नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो आपको ओवरटेक कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए बातें बहुत हो गई, लेकिन आप दोस्तों थोड़ा सीरियस होकर के पढ़ाई करिए, और नहीं तो फिर एक एक साल कब उम्र निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा आपको ना। मानक जो याम्योत्तर रेखा है ये दोस्तों कौन सी याम्योत्तर रेखा है? तो ये आपको पता है, कल मैंने आपको बताया था, ग्लोब है। ग्लोब पर जो जीएमटी लाइन है, याम्योत्तर लाइन है, जिसे ग्रीनविच लाइन कहते हैं, ये 0 डिग्री लाइन मानी जाती है, और यहां से 82.5 अंश पूर्व में, पूर्वी है, ध्यान रखना, सारे लाइनें जो होती हैं दो होती हैं, एक पूर्वी होती है एक पश्चिमी होती है। 82.5 अंश एक पूर्वी भी है और 82.5 अंश एक पश्चिमी भी है। तो हमारा कौन सा लाइन है? पूर्वी, जो इधर होता है, आगे होता है, राइट साइड होता है उसको पूर्वी, और जो इधर होगा इसको पश्चिमी। तो यहाँ पे 82.5 अंश पूर्वी, ध्यान रखना, 82.5 अंश पूर्वी लाइन है हमारा जो मानक समय रेखा है, और ये इंडिया के लगभग मध्य से होकर के ये लाइन गुजरती है। यहाँ पे इंडिया है और इंडिया के लगभग मिड से ये होकर के लाइन गुजरती है, जो 82.5 अंश मानक समय रेखा है। और समय का अंतर कितना है? 5.5 घंटे है, आपको पता होगा। ठीक है, 5.5 घंटे हमारा समय आगे है जीएमटी लाइन से। तो ये कह रहा है कि ये कहां, 82.5 अंश तो पता हो गया हमें, लेकिन 82.5 अंश तो कई सारे हैं। अब ये कह रहा है, ध्यान रखना कि 82.5 का मतलब 82 अंश 50 मिनट नहीं होगा, क्योंकि ध्यान रखना कि एक अंश में दोस्तों 60 मिनट होते हैं। यहाँ पे मिनट, एक अंश जो लाइन है ना ये 60 मिनट को दर्शाता है, इसलिए हाफ लाइन, हाफ जब आधे की बात होगी तो ये 30 मिनट को दर्शाएगा। और इसीलिए ध्यान रखना कि अगर 82.5 आपको लिखना होगा ना तो फिर 82.5 आप ऐसे लिखो या 0.5 अंश लिखो, लेकिन अगर अंश लिख करके मिनट लिखोगे तो 30 मिनट ही होगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में फंसा देता है। तो ध्यान रखना 82.5 अंश मतलब 82 अंश 50 मिनट नहीं होगा, 82 अंश 30 मिनट ही होगा, क्योंकि एक अंश 60 मिनट को संदर्भित करता है। क्लियर है? तो आपको ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं जो याद रखना है, नहीं तो गलती हो जाता है दोस्तों, और हमसे आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, और फिर बाद में अफसोस के सिवा हमारे पास कुछ नहीं बचता। और ये कह रहा है कि कहां से गुजरती है, तो ये तो हो गया हमारा 82.5 अंश, लेकिन ये गुजरती कहां से है? तो ये गुजरती है दोस्तों मिर्जापुर से। ठीक है, मिर्जापुर से। अब सर प्रयागराज से नहीं गुजरती, प्रयागराज से भी गुजरती है, कोई बात नहीं है, लेकिन यहां पे देखिए 3 मिनट लिखा हुआ है, तो 3 मिनट नहीं है, 30 मिनट है ना, तो इसलिए प्रयागराज सही नहीं होगा। प्रयागराज के नैनी से भी गुजरती है, लेकिन मिर्जापुर हम बताएंगे सही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मिर्जापुर। अगर ये नैनी होगा ना तब भी सही होगा, नैनी से भी होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो कल मैंने आपको बताया था, क्या आपको याद है? नहीं भी याद है तो मैप में तो कम से कम देख करके आप एक बार इसको याद करने की कोशिश करिए, भले नहीं याद हो रहा हो लेकिन एक बार कोशिश तो करिए, क्या पता याद हो जाए, या ऑप्शन देख करके हमें याद आ जाए। तो ये दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश का मैप है। ठीक है, यहां पर है उत्तराखंड। मैं बार बार मैप बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं? चाहूं तो केवल गोला भर करके यहाँ पे टिक लगा करके मैं आगे बढ़ जाऊं, लेकिन बार बार मैप इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो समझ लीजिए की वर्ड वाले हैं, की पॉइंट वाले हैं, यानी कि उनको अगर आपने पहचान लिया है, जैसे यहां पर एक ये है ललितपुर। ललितपुर आपको पता होना चाहिए, ललितपुर
उत्तर प्रदेश का वह डिस्ट्रिक्ट है जो 3 तरफ से एमपी से घिरा हुआ है। ये सोनभद्र है। ये कौन सा है? सोनभद्र है, जो सबसे दक्षिणी जिला है। सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है, सबसे नीचे है। और यहां पर याद होना चाहिए बलिया। ये देखो बलिया है, बलिया, ठीक है, बलिया को याद करिए, सबसे पूर्वी है। और ये बिहार के साथ, बलिया के ऊपर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, बलिया के नीचे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिहार के साथ लगते हैं, वो सब मैं बताऊंगा आगे आपको। तो यहां पर कह रहा है एमपी के साथ कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो एमपी के साथ बॉर्डर बनाते हैं। तो दोस्तों एमपी के साथ बॉर्डर बनाने वाले देखिए, ये हरियाणा है, हरियाणा है, और यहां पर है राजस्थान। राजस्थान से 2 जिले हमारे बॉर्डर बनाते हैं, एक मथुरा और दूसरा है आगरा। इसके अलावा ये है एमपी, और एमपी से हमारे बहुत सारे जिले बॉर्डर बनाते हैं। कुल कितने जिले? 11 जिले बॉर्डर बनाते हैं। तो वो 11 जिले कौन कौन से हैं मैं एक बार नाम बताता हूं, आप इसको याद कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस से यहां से चलेंगे हम लोग और यहां तक जाएंगे, ठीक है। सीक्वेंस, इसको मैं सीक्वेंस में बोलता हूं, यहां पे लिख देता हूं, आप लोग इसको एक बार लिख लेंगे अगर नहीं लिखे हैं तो, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के साथ जो बॉर्डर लगाते हैं वो कौन कौन से हैं? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो ये 11 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनका बॉर्डर मध्य प्रदेश के साथ लगता है, ठीक है। आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। तो मुझे तो याद है भैया, लेकिन आपको नहीं भी याद हो, लेकिन देख करके कम से कम आइडिया लग जाए, क्योंकि जो चौथा होगा ना इसमें, मतलब 3 ऑप्शन में तो यही होंगे। जो चौथा ऑप्शन होगा वो थोड़ा दूर का होगा। तो आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश के जिलों में से कौन सा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। एक ही कह रहे कौन सा, तो चित्रकूट होगा, महोबा होगा, दोनों होंगे, या बलिया। देखो बलिया दिया हुआ है ना, तो बलिया ये भी एग्जामिनर को भी पता है कि सारे डिस्ट्रिक्ट सबको नहीं पता होता, तो वो कुछ खास डिस्ट्रिक्ट रखता है ऑप्शन में, ताकि अगर ज्यादा ही बेवकूफ लड़का है तभी वो नहीं कर पाएगा। अगर थोड़ा बहुत भी समझदार स्टूडेंट होगा ना, लड़का का मतलब लड़का लड़की जो भी हो, मतलब स्टूडेंट की बात हो रही है, कि अगर कोई थोड़ा सा भी समझदार है ना तो उसको वो कर लेगा। अब बलिया अगर आपको पता हो कि हाँ ये तो सबसे पूर्व में है और बिहार के साथ बॉर्डर लगाता है, तो ये तो होगा नहीं। तो दोस्तों यहां पर चित्रकूट और महोबा ये दोनों के दोनों बॉर्डर लगाते हैं। चित्रकूट और महोबा, देखो यहां पे चित्रकूट है और यहां पे है महोबा। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? अब यहां पर किस क्षेत्र में स्थित का मतलब समझते हैं आप लोग? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है उत्तर प्रदेश को भैया कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये तो आपको पता होगा, ठीक है, पता है ना। अगर आपने यूपी को पढ़ा हो पहले तो ये तो पता होगा आपको कि उत्तर प्रदेश को कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। अब इसमें ध्यान रखना, आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहां पर इस तरीके से ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहते हैं बुंदेलखंड का क्षेत्र है। ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में आता है। ये मध्य प्रदेश है और ये उत्तर प्रदेश है। तो ये सब जो भी मैं फैक्ट बताता हूं इसको लिख लिया करिए कि बुंदेलखंड 2 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी आता है और मध्य प्रदेश में भी आता है, दोनों राज्यों में बुंदेलखंड आता है। क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। अब उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो बुंदेलखंड में आते हैं? तो 7 राज्य हैं, 7 जिले हैं, 7 जिले हैं दोस्तों, 7 जिले हैं जो कहां पर आते हैं? हमारे बुंदेलखंड में आते हैं। 7 जिले कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, ठीक है। तो 3, 2, 5, 2, 7
इसको आप लिख लेंगे और याद भी कर लेंगे, चाहे जैसे ट्रिक बना करके, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं आता। इसको आप याद कर लेंगे। जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर। ध्यान रखना, मिर्जापुर, सोनभद्र जो है ना, ये बुंदेलखंड क्षेत्र नहीं है। बुंदेलखंड का ही जो ये वाला पार्ट है, इसको बघेलखंड क्षेत्र कहते हैं। यहां पर ये जो पूर्वी क्षेत्र है, इसको बघेलखंड क्षेत्र कहते हैं। तो मिर्जापुर और सोनभद्र बुंदेलखंड नहीं, आप बघेलखंड का क्षेत्र बताएंगे। लेकिन इनकी बनावट, इनकी संरचना लगभग एक जैसी है, तो इसलिए ये बुंदेलखंड में ही जोड़ करके दिखा दिया जाता है, लेकिन ये वास्तविक रूप में बघेलखंड का पार्ट है। याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद होना चाहिए। तो जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, इतने ऐसे 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में आता है? क्या ये रोहिलखंड? सर रोहिलखंड क्या होता है? ये जो ऊपर का क्षेत्र है ना, इसको रोहिलखंड का क्षेत्र कहते हैं। रोहिलखंड का क्षेत्र जो बरेली के आसपास का क्षेत्र है, तराई के बरेली के आसपास का क्षेत्र है, उसे रोहिलखंड का क्षेत्र कहते हैं। अवध का क्षेत्र कौन सा कहते हैं? जो लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है, उसे अवध का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा पूर्वांचल का क्षेत्र, दोस्तों जो बनारस के आसपास का क्षेत्र है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वांचल का क्षेत्र है। ठीक है, जो इधर यहां पर पूरब में, यहां पर इस क्षेत्र में है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्वांचल का क्षेत्र। और बुंदेलखंड का क्षेत्र, ये जो नीचे 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, लेकिन बड़ा भाग इसका मध्य प्रदेश में है। क्लियर है? ये यहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होता है और यहां पे बारिश नहीं होती। उसके 2 रीजन है। एक तो ये कर्क रेखा के बहुत करीब क्षेत्र है, कर्क रेखा के बहुत करीब क्षेत्र है। ध्यान रखना, कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरता, लेकिन उत्तर प्रदेश के बहुत करीब से गुजरता है। यहीं से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, कर्क रेखा, जो कि उत्तर प्रदेश को शीतोष्ण कटिबंध में भेज देता है। ये रेखा जो है, कर्क रेखा, उत्तर प्रदेश को शीतोष्ण कटिबंध में भेज देता है। तो इस वजह से, कर्क रेखा के करीब होने की वजह से यहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है। एक तो ये रीजन है, और दूसरा यहां पर बारिश भी नहीं होती। यानी कि यहीं पर विंध्यन पर्वत है, विंध्यन पर्वत है, और विंध्यन पर्वत की वजह से यह वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। यहां पर बारिश नहीं होती, और यही वजह है कि यहां पर बहुत ज्यादा दोस्तों दुर्गम क्षेत्र, मतलब बारिश नहीं होती, कृषि के लिए अनुपयोगी है, बहुत कम, मतलब एक तरीके से बहुत हरित खेती नहीं होती यहां पर। जैसे चने का खेती होता है, इसके अलावा इस क्षेत्र में हल्दी का खेती होता है, अदरक का खेती होता है, ऐसे पान की खेती होती है, इन सब चीजों की खेती यहां पर होती है। तो महोबा जिला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में स्थित है? तो आप बताएंगे बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महोबा किस चीज के लिए जाना जाता है? पान के उत्पादन के लिए। नेक्स्ट है, महोबा पान के लिए जाना जाता है। अब नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित गुफा कौन सी है? क्या भीमबेटका की गुफाएं, क्या बाघ की गुफाएं, क्या बादामी की गुफाएं, या गुप्त गोदावरी की गुफाएं? ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, तो यहां पर जो भीमबेटका है, आपको पता है ये एमपी में है। और दोस्तों ये जो पाषाण कालीन लोग थे, उनके द्वारा गुफाओं पर कुछ चित्र बनाया गया है, तो ये अपने आदिम जो चित्र हैं उनके लिए जाना जाता है ये। और इसको 2003 में यूनेस्को की साइट भी घोषित किया गया था, 2003 में यूनेस्को की साइट घोषित किया गया था। भीमबेटका पूछा जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में है। बाघ की गुफाएं दोस्तों, ये भी मध्य प्रदेश में है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और जो बादामी की गुफाएं हैं, ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में है। और जो गुप्त गोदावरी की गुफाएं है ना, यही हमारे यूपी में स्थित है। तो गुप्त गोदावरी की गुफाएं कहां पर हैं? तो ये दोस्तों चित्रकूट में है। इसकी विशेष बात क्या है पता है आपको? चित्रकूट में है। इसकी विशेष बात यह है, ध्यान से सुनना है आपको, कि आपको पता है कि जब भगवान राम और उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण जी और माता सीता जब अयोध्या को छोड़ करके और वो वनवास को निकलते हैं, तो उन्होंने एक लंबा समय कहां पर गुजारा था? चित्रकूट में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो चित्रकूट में बिताया था। और कहते हैं इस गुफा में, जब इस गुफा को आप जाएंगे देखेंगे, तो इसके भीतर पत्थर के ही 2 एक तरीके से तकिया जैसा बना हुआ है। तो लोग ऐसा अनुमान लगाते हैं कि जब चित्रकूट में भगवान राम और लक्ष्मण जी रहते थे, तो यहीं ऐसी मान्यता है कि वहीं पर वो विश्राम किया करते थे, और पत्थर जो बहुत विशाल पत्थर है तकिए जैसा, यहीं पर ये इनका तकिया हुआ करता था, इस तरीके से मान्यता है। तो गुप्त गोदावरी की गुफाएं कहां पर है? ये चित्रकूट में है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? दक्षिण भाग की सबसे ऊंची पहाड़ी आपसे कह रहा है। क्या कैमूर होगा, विंध्याचल होगा, सोनाकर होगा, या सतपुड़ा होगा? दोस्तों जो यूपी की सबसे
बड़ी चोटी है ना, सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों अमसोत पर्वत। अगर कभी आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप बताएंगे अमसोत चोटी। और ये कहां पर है? तो ये जो है ये सहारनपुर में है दोस्तों, सहारनपुर में है। और ये अमसोत चोटी किसका पार्ट है? अमसोत चोटी दोस्तों ये शिवालिक श्रेणी का पार्ट है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हो तो ये शिवालिक श्रेणी का पार्ट है, ठीक है, शिवालिक श्रेणी का पार्ट है, सहारनपुर में स्थित है अमसोत चोटी। लेकिन ये कह रहा है कि दक्षिणी भाग में यूपी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये सोनाकर पहाड़ी है। और ये कहां पर है? तो ये दोस्तों है मिर्जापुर में। कहां पर है ये? मिर्जापुर में, मिर्जापुर में है ये सोनाकर पहाड़ी। एग्जाम में पूछा जाता है और जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में इसके कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना % भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है? कितने % भाग वनों और वृक्षों से घिरा हुआ है? देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है दोस्तों वन क्षेत्र, एक क्या होता है? वन क्षेत्र, और दूसरा होता है वृक्ष क्षेत्र। वृक्ष क्षेत्र होता है वृक्ष, ठीक है, वृक्ष क्षेत्र होता है। अब यूपी में जो वन क्षेत्र है ना, जो वन क्षेत्र है ये 6% है। और जो वृक्ष क्षेत्र है, वृक्ष क्षेत्र मतलब जो, क्या सारे वृक्ष केवल वन में रहते हैं? ऐसा तो नहीं है, सड़कों के किनारे भी होते हैं, लोगों के घरों के सामने होते हैं, खेतों के आसपास होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे वृक्ष होते हैं, लेकिन हम उनको वन नहीं कहते। तो ध्यान रखना उनको भी काउंट किया जाता है। और ये यूपी में 3% एरिया कवर करते हैं जो वृक्ष क्षेत्र है, और वन क्षेत्र जो है ये 6% एरिया कवर करते हैं। और जब दोनों को जोड़ देते हैं तो कुल 9% एरिया को कवर करते हैं। जब दोनों को जोड़ देंगे तो 9% एरिया को कवर करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद कर लेंगे। तो ध्यान रखना 9% क्षेत्र है। लेकिन कभी भी वन क्षेत्र केवल पूछा जाएगा, केवल वन क्षेत्र तो 6% बताएंगे, केवल वृक्ष क्षेत्र पूछा जाएगा तो 3% बताएंगे, और दोनों जो है वो 9% है, ठीक है। और इसी बहाने में आपको कुछ और फैक्ट बताता हूं। जैसे अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस जिले में है, तो आप किसको बताएंगे? आप बताएंगे दोस्तों परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पे है? सोनभद्र में, सोनभद्र में, ठीक है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पे है? सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है। और सबसे कम वन क्षेत्र अगर पूछा जाएगा तो आप किसको बताएंगे? भदोही को। भदोही में सबसे कम वन क्षेत्र है। तो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहां पे है? सोनभद्र में। और सबसे कम वन क्षेत्र कहां पे है? भदोही। और भदोही को ही क्या कहते हैं? संत रविदास नगर, ठीक है, संत रविदास नगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का उच्चतम बिंदु है? आपसे उच्चतम बिंदु पूछा जा रहा है ना। और यूपी का तो क्या कैमूर की पहाड़ियां होंगी, अमसोत चोटी, सोनपार पहाड़ी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमसोत चोटी। और ये कहां पर है अमसोत चोटी? तो ये सहारनपुर में है, सहारनपुर में है, ठीक है। और ये किस श्रेणी का पार्ट है? तो ये शिवालिक श्रेणी का पार्ट है, ठीक है, शिवालिक श्रेणी का पार्ट है। मैं बार बार जानबूझ करके रिपीट करता हूं ताकि आपको याद हो जाए, बार बार सुन करके चीजें दिमाग में बैठ जाती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? आपसे बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हमारा भैया ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है ना, यूपी का जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है, इस बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? अभी तो मैंने बताया था, क्या अब आप बता पाएंगे? बिल्कुल बताना चाहिए दोस्तों। ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है और इसमें कुल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? इसमें कुल आते हैं दोस्तों 7 जिले आते हैं। और 7 जिलों का नाम क्या होगा? तो एक बार मैं फिर से, अभी मैंने बताया था, मुझे पता है, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। और इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर। तो इस प्रकार कुल 7 जिले हैं जो इस बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जिले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र
आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। आद्य कल्प मतलब समझते हैं, सबसे पुराना बनावट, कल्प मतलब बनावट, तो सब आद्य मतलब सबसे पुराना। तो यूपी का सबसे पुराना बनावट किस क्षेत्र में है? तो ध्यान से देखना, मुझे पता है कि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूं, और ठीक है, ताकि आपका क्वेश्चन लगभग सही हो और आपको सारी चीजें याद हो जाएं। अगर ये हमारा उत्तर प्रदेश है तो आपको एक चीज तो पता होगा कि उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे पहले यहां पर कुछ पथरीले भूमि क्षेत्र है। पथरीला भूमि क्षेत्र याद कर लेंगे, ठीक है, पथरीले भूमि क्षेत्र है यहाँ पे, और पथरीला भूमि क्षेत्र है, इसके ठीक ऊपर यहां पर आपको पता है एक श्रेणी है, और इस श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पे मैं दूसरे कलर से बनाता हूं, चलो ये वाला कलर लेता हूं। तो यहां पर दोस्तों एक श्रेणी है, और इस श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं, शिवालिक श्रेणी। क्या कहते हैं? शिवालिक श्रेणी कहते हैं, शिवालिक श्रेणी, ठीक है, शिवालिक श्रेणी हो गया। शिवालिक श्रेणी बॉर्डर बनाता है यूपी के बीच में और नेपाल के बीच में। शिवालिक एक पर्वत श्रेणी है, यह बॉर्डर बनाता है उत्तर प्रदेश और नेपाल के बीच में, ठीक है, भौगोलिक सीमा बनाता है। और यहां पर भी यह बॉर्डर बनाता है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में। हालांकि यह एक तरीके से प्राकृतिक सीमा है, लेकिन एग्जैक्ट पॉलिटिकल बॉर्डर यहां से नहीं जाता, बल्कि तराई क्षेत्र जो है वो काफी हद तक बॉर्डर बनाता है। तो यहां पर ध्यान से समझना, आपको जो मैं बता रहा हूं कि ये इसके ठीक शिवालिक के ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो पथरीला एक 10 किलोमीटर की पट्टी हमें इस तरीके से दिखाई देती है, और इस पथरीले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, भाबर का क्षेत्र कहते हैं, भाबर का क्षेत्र, ठीक है, भाबर का क्षेत्र याद रखेंगे। और भाबर का जब क्षेत्र हम लोग पार करते हैं तो इससे ठीक सटा हुआ यहां पर एक क्षेत्र हमें दिखाई देता है जो 10 किलोमीटर की पट्टी होती है, और यह भी काफी दलदली होता है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, तराई का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है दोस्तों, तराई का क्षेत्र, तराई का क्षेत्र कहते हैं। तो ये तीन याद रखना आप, शिवालिक श्रेणी है, फिर भाबर का क्षेत्र है, और फिर तराई का क्षेत्र है। फिर दोस्तों एक लंबा जो एरिया है वो कौन सा आता है, मैदानी क्षेत्र का आता है। ये पूरा का पूरा मैदान है, तो ये जो है ये प्लेन क्षेत्र है, यूपी का मैदान क्षेत्र है, बड़े भाग पर मैदान है। और इसके बाद जब हम मैदानों को भी क्रॉस करके दक्षिण में आते हैं तो अब हमें यहां पर दिखाई देता है बुंदेलखंड का क्षेत्र। ये पूरा का पूरा बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यही सोनभद्र मिर्जापुर के क्षेत्र में बघेलखंड का क्षेत्र हमें दिखाई देता है। और अगर आपने पढ़ा हो पेंजिया, पैंथालासा, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, अगर ये सब आपने पढ़ा हो, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको ये सारा डिटेल में बताऊं, तो इनमें से आपसे पूछ रहा है यूपी में सबसे नया कौन सा है, सबसे पुराना कौन सा क्षेत्र है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि सबसे नया क्षेत्र, इसमें सबसे पुराना क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे पुराना क्षेत्र है बुंदेलखंड का क्षेत्र, ठीक है, बुंदेलखंड का क्षेत्र जो होगा ये सबसे पुराना क्षेत्र है, न केवल भारत का, न केवल यूपी का, बल्कि पूरे भारत का ये सबसे पुराना, और इसी को मुख्य भूमि का पार्ट भी कहते हैं। तो ये मुख्य भूमि भी है, इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। और जो मैदान है, जो तराई भाबर है, ये सब सबसे नए हैं, ठीक है, ये सब मैदान, तराई और ये शिवालिक श्रेणी, ये सब सबसे नए हैं। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखना। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैली से बना हुआ है, सबसे प्राचीन कौन सा है इसमें से, बुंदेलखंड का क्षेत्र सबसे प्राचीन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है, यानी कि मिसमैच है, तो आपको मिसमैच बताना है कौन सा एक सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के जनपद, एक तरफ जनपद का नाम है, अधिकतम एवं न्यूनतम क्षेत्र, तो एक तरफ न्यूनतम क्षेत्र है, और एक मिसमैच होगा, तीन सही होंगे, एक गलत होगा, और वही गलत आपको पहचानना होगा। लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल, क्या लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल है? तो बिल्कुल है। दूसरा है ऑप्शन सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र, तीसरा है सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, और चौथा ऑप्शन है संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र। तो आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा एक मिसमैच है, तीन तो है सही, तो आप रोकिए और इस पे विचार करिए वीडियो को रोक करके, तब तक मैं दोस्तों बताता हूं इसको, ठीक है। लखीमपुर खीरी ये अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये तो सही है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र है, ये बात भी सही है, सबसे ज्यादा वन क्षेत्र यूपी में कहां पे है, सोनभद्र में है, ठीक है। सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, और चौथा है संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र, ये वाला भी सही है दोस्तों। जो सीतापुर है ये सबसे कम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला नहीं है, न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल। अब यहां पर जो सीतापुर है ना, सीतापुर, इसके बारे में एक फैक्ट आप ये जानना कि सीतापुर में सबसे ज्यादा
अनुसूचित जातियां रहती हैं। अगर कभी आपसे पूछा जाए यूपी के किस जिले में सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियां रहती हैं, अनुसूचित जातियां सबसे ज्यादा, तो आप बताएंगे सीतापुर में सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियां रहती हैं। और न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल, कल मैंने बताया था आपको सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप बताएंगे हापुड़। आप क्या बताएंगे? हापुड़ सबसे छोटा है। क्लियर है? तो यहां पर आप ध्यान रखना। अच्छा, अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र है तो न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्र कौन सा है? तो भदोही है, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास के नाम से जाना जाता है? पूर्व का ग्रास किसे कहते हैं? तो क्या गोरखपुर को कहेंगे, क्या मुरादाबाद को कहेंगे, क्या बनारस को कहेंगे, या कहेंगे कन्नौज को? तो दोस्तों इसका सही जवाब आप लोग बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो पूर्व का ग्रास किसे कहते हैं दोस्तों? कन्नौज को। और कन्नौज को ही क्या कहते हैं? खुशबुओं का शहर, खुशबुओं का शहर भी कहते हैं, खुशबुओं का शहर। इसके अलावा इसे क्या कहते हैं? इत्र नगरी भी कहते हैं, इत्र नगरी भी कहते हैं। ठीक है, और कन्नौज का प्राचीन नाम भी पूछा जाता है तो कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज इसका प्राचीन नाम है, कान्यकुब्ज। और ध्यान रखना कन्नौज जो है यह हर्षवर्धन की राजधानी भी थी। तो कन्नौज किसकी राजधानी? हर्षवर्धन की राजधानी। ठीक है, कन्नौज हर्षवर्धन की राजधानी है। गोरखपुर को नाथ नगरी कहते हैं, गोरखपुर को नाथ नगरी। मुरादाबाद को दोस्तों बहुत सारी चीजों के नाम से जाना जाता है, स्पेशली आप जानेंगे कि जो मतलब पीतल के वो है बर्तन हैं उनके लिए विशेष रूप से जाना जाता है। और बनारस को भारत का सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। क्लियर है? यहां तक ये सब फैक्ट हम लोग कल देख चुके थे, एक रिवीजन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? बुंदेलखंड क्षेत्र का, देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा जिला बुंदेलखंड का पार्ट है। मैंने अभी बताया था आपको और 2 बार 3 बार बता दिया। तो अब मुझे बताइए चंदौली, औरैया, महोबा या एटा। तो दोस्तों इसमें से कौन सा ऐसा जिला है जो बुंदेलखंड का हिस्सा है? तो 7 जिले हैं जो बुंदेलखंड के हिस्से हैं, तो इसमें से एक कौन होगा? महोबा। और महोबा किस चीज के लिए जाना जाता है? पान के उत्पादन के लिए जाना जाता है महोबा। क्लियर है? पान उत्पादन के लिए महोबा। ठीक है ना, याद कर लेंगे दोस्तों। जो औरैया है ना, औरैया ध्यान रखना कि दूध से बनी वस्तुओं के लिए जाना जाता है। दूध प्रसंस्करण, दूध प्रसंस्करण, ठीक है, दूध प्रसंस्करण के लिए जाना जाता है औरैया। जैसे घी वगैरह सबसे ज्यादा औरैया में बनता है। और ध्यान रखना जो एटा है, एटा में घुघुरी घंटी बनता है सबसे ज्यादा। घुघरू और घंटी, घुघरू घंटी सबसे ज्यादा कहां पे बनता है? एटा। और एटा घुघरू घंटी के लिए जाना जाता है, इसको भी आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करिए। तो यहां पर एक तरफ है सूची 1 और दूसरी तरफ है दोस्तों सूची नंबर 2। एक तरफ है हिमालय की चोटियां और दूसरी तरफ है राज्य। अच्छा, तो ये मतलब स्पेशली यूपी से नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो आप मुझे बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो नंगा पर्वत जम्मू और कश्मीर दिया हुआ है, नंदा देवी सिक्किम या उत्तराखंड, और कंचनजंगा सिक्किम या उत्तराखंड। तो ये सुमेलित करने के लिए बोला है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ABC लिख लेंगे जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है। अब नंगा पर्वत किसके साथ जाएगा? जम्मू कश्मीर के साथ, तो A के नीचे 1 लिख लेंगे। जो नंदा देवी है ये सिक्किम तो है नहीं, उत्तराखंड है, तो यहां पर हम B के नीचे 3 लिख लेंगे। और कंचनजंगा ये सिक्किम, तो C के साथ हम 2 लिख लेंगे। तो 132 दोस्तों ऑप्शन नंबर B में है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? जिंद को, करनाल को, अलीगढ़ को या मुजफ्फरनगर को? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था, देखिए अब जिंद हमें पता हो ना हो, करनाल हमें पता ना हो, लेकिन अलीगढ़ और मुजफ्फरनगर तो पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि ये यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं। और मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश के 8 जिले ऐसे हैं जो हमारे दिल्ली NCR में शामिल है। ठीक है, यूपी के कितने जिले हैं दोस्तों? 8 ऐसे जिले हैं जो NCR में सम्मिलित हैं, NCR में शामिल है। यहां पर है दिल्ली, यहां पर ये रहा हमारा दिल्ली राजधानी, ये दिल्ली राजधानी हो गया। और यहां पर दोस्तों इसके आसपास के यूपी के 8 ऐसे जिले हैं
8 ऐसे जिले हैं जो इस एनसीआर में शामिल है। तो 8 जिले कौन कौन से हैं मैं बताता हूं, आप इसको भी लिख लेंगे, ठीक है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए हमारे, कोई छूटा नहीं है। तो इस प्रकार से ये 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो इस एनसीआर में शामिल है। एग्जाम में कई बार ये भी पूछा जाता है, तो आप इसमें से कौन सा बताएंगे। अलीगढ़ जो है एनसीआर में शामिल नहीं है। अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अलीगढ़ प्रस्तावित है लेकिन ये अभी शामिल नहीं है। प्रस्तावित है ये लेकिन अभी शामिल नहीं हुआ है। नेक्स्ट है बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है। जो यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र है, देखिए कितना सिंपल, कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये वो स्टूडेंट नहीं कर पाएगा जो कभी जानता ही नहीं है। अगर आपने थोड़ा सा भी, अब इसमें कुछ रट्टा नहीं मारना है, आपको पता है कि यूपी के दक्षिणी पार्ट पे ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। तो कौन सा राज्य है, तो क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर यह स्थित है, क्या उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, क्या उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा पर स्थित है, या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है। तो क्या ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें सर फोड़ने वाली बात हो, बिल्कुल भी नहीं। तो आपको इसका जवाब देना चाहिए और इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो अब बारी आ गई उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर को देखने का। क्या बस्ती होगा, बुलंदशहर होगा, बांदा होगा या बलिया होगा। तो क्या ये, अब देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बार बार ये बलिया ही दे रहा है ना। उत्तर प्रदेश और बिहार के संदर्भ में कुछ भी है तो बलिया दे रहा है, क्योंकि बलिया सबसे पूर्वी और सबसे, अगर आपको बलिया भी नहीं पता है कि ये मैप में कहां पे है, तो फिर तो दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का जो नॉलेज है वो कमजोर है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं एक मैप यूपी का, और यहां पर हम देखेंगे कि बिहार के साथ कौन कौन से हमारे ऐसे जिले हैं जो बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है, बिहार के साथ। तो ये हो गया हमारा यूपी, ये हो गया उत्तराखंड, यहां पे है आपको पता है नेपाल है, नेपाल। आप रिकॉल करके कमेंट करके ये जरूर बताएंगे कि उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य कौन कौन से जिले बॉर्डर बनाते हैं, देखना है कि क्या आपको याद है, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा था कि यहां पर एक जिला है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सहारनपुर, और सहारनपुर का बॉर्डर यहां पर हिमाचल प्रदेश के साथ लगता है, उत्तराखंड के साथ लगता है और हरियाणा के साथ लगता है यहां पर, ठीक है। तो ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पे है हरियाणा, तो हरियाणा के साथ भी इसका बॉर्डर लगता है। और ये है बलिया, ये है बलिया, ठीक है, बलिया, बलिया का बॉर्डर जो है ये बिहार, यहाँ पे है, इधर है बिहार, बिहार के साथ यूपी के 7 जिले बॉर्डर बनाते हैं। इन 7 जिलों में कौन कौन से हैं, तो क्या आपको ये पता है ना कि ये है सोनभद्र, ये वाला सबसे नीचे का पार्ट कौन सा है, सोनभद्र है। क्योंकि सोनभद्र, क्योंकि यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र है, तो यहां पर हो जाएगा सोनभद्र। ये सबसे छोटा, सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, सोनभद्र हो गया, सोनभद्र हो गया भैया। और यहां पर सबसे उत्तरी जिला कौन सा है इस क्षेत्र में, मतलब यहां पर इस सीध में बिहार और यूपी के बॉर्डर पर जितने जिले हैं उनमें सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, तो यहां पर कौन सा जिला मैंने बताया था आपको, महाराजगंज, महाराजगंज। सर आपने तो नहीं बताया था, बिल्कुल बताया था मैंने, नेपाल के बॉर्डर के समय में जब आप नेपाल का बॉर्डर देखा था आपने, तो यहां पर मैंने बताया था पीलीभीत, फिर लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर और फिर महाराजगंज। तो यहां पर है महाराजगंज भैया, यहां पे महाराजगंज हो गया, ठीक है, महाराजगंज हो गया। अब ध्यान से समझना आपको कि महाराजगंज, सोनभद्र ये तो आपको पता होगा, और बलिया बीच में याद कर लीजिए। बलिया कहां पर याद करेंगे, ये जो पूंछ जैसा निकला हुआ है यहां पर याद करना आपको बलिया। और बलिया है भैया सबसे पूर्वी जिला, यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया। तो आप बलिया को भी याद कर लेंगे, सबसे पूर्वी जिला, ठीक है। तो ये 3 अगर आपको याद हो गया तो बीच बीच में 2-2 को रखना है, बस आपको याद हो जाएगा। बीच बीच में 2-2 आप याद कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो बीच में 2 यहां पर कौन कौन से याद रखेंगे, यहां पर 2 जिले याद कर लेंगे। सबसे ऊपर मतलब महाराजगंज है, महाराजगंज के नीचे कुशीनगर, महाराजगंज के नीचे कुशीनगर, और यहां पर कुशीनगर के नीचे देवरिया, देवरिया, ठीक है, देवरिया याद हो गया। अब बीच में है बलिया, फिर बलिया के नीचे भी 2 जिले,
याद कर लेंगे, यहां पर 2 जिले याद कर लेंगे, बलिया के नीचे और बलिया और सोनभद्र के बीच में 2 जिले याद कर लेंगे। यहां पर याद करेंगे गाजीपुर, गाजीपुर, ठीक है। और यहां पर याद कर लेंगे चंदौली, चंदौली, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारे कितने जिले हो जाएंगे, ये हमारे हो जाएंगे कुल 7 जिले। महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र ये वे डिस्ट्रिक्ट हैं जो बिहार के साथ बॉर्डर बनाते हैं, ठीक है। तो यहां कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है। तो इसमें से दोस्तों जो बलिया है ना, बलिया ही सबसे पूर्वी जिला है और ये बिहार के साथ बॉर्डर बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर कौन सा देश बनाता है। तो क्या चीन का बॉर्डर लगता है, नेपाल का बॉर्डर लगता है, भूटान का या बांग्लादेश का। तो इसका सही जवाब क्या होगा, नेपाल। दोस्तों नेपाल का बॉर्डर यूपी के साथ लगता है, आपको पता होगा। और 7 जिले कौन कौन से हैं आपने कमेंट कर दिया होगा, अब मैं एक बार बता रहा हूं फिर से, ठीक है। यहां पर ये हो गया यूपी और यहां पर ये हो गया नेपाल, नेपाल। और बीच में, इनके बीच में एक प्राकृतिक बॉर्डर है जो कि शिवालिक श्रेणी और तराई का क्षेत्र है। तो यहां पर सबसे इधर अगर आप देखेंगे तो यहां पे है दोस्तों पीलीभीत, पीलीभीत। और यहां पर याद करेंगे महाराजगंज। अगर आपने मेरे साथ थोड़ा थोड़ा मेहनत किया तो इसके बाद आपको पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। और बीच में मैंने आपको बताया था श्रावस्ती याद करने के लिए, श्रावस्ती। अगर ये 3 याद कर लिया आपने, सबसे इधर पीलीभीत, बीच में श्रावस्ती और इधर महाराजगंज, इन दोनों के बीच में यहां पर भैया सबसे बड़ा जो जिला है लखीमपुर खीरी और यहां पर है बहराइच। और श्रावस्ती और महाराजगंज के बीच में यहां पर बलरामपुर और यहां पे सिद्धार्थनगर और फिर महाराजगंज। तो इस प्रकार से पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। हालांकि आपके पास अगर कोई ट्रिक है तो वो और बढ़िया है, आप ट्रिक बना करके याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता। देखो ये भी कितना प्यारा क्वेश्चन है। आप कहते हैं ना कि सर इतना मेहनत क्यों, मतलब ये सब क्यों बता रहे हैं, इतना केवल रटाने वाली बात। क्या आप रट करके ऐसे क्वेश्चन को कभी सॉल्व कर पाएंगे? लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी है, यकीन मानिए, ऐसा नहीं कि बहुत टफ है। और जो सॉल्व करते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि उन्हें उत्तर प्रदेश के सारे जिले पता हो। जैसे मुझे तो भैया सारे जिले बिल्कुल एकदम फिक्स याद नहीं है, बिल्कुल फिक्स 100% मुझे याद नहीं है सारे के सारे जिले कौन कौन से कहां से। एक आइडिया लगा सकता हूं मैं, लेकिन फिक्स याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी तो नहीं याद है और मैं याद करना भी नहीं है। तो ये देखिए क्या कह रहा है कि भाई, ये कह रहा है कि ऐसा एक जिला इसमें से कौन सा है जो किसी राज्य के साथ या किसी अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर के बीच में नहीं स्थित है। तो इसका मतलब अगर आपको किनारे किनारे का सारा जिला पता है तो वो बीच वाला आप अपने आप निकाल पाएंगे। तो देखिए सहारनपुर, क्या सहारनपुर, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। सहारनपुर सारे जिलों को नहीं देगा, ये फेमस जिलों को आपके ऑप्शन में रखेगा। तो सहारनपुर सर जी ने कितनी बार बताया कि यहां पर है, जो कि उत्तराखंड के साथ बॉर्डर बनाता है, हिमाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाता है और हरियाणा के साथ बॉर्डर बनाता है, जो सहारनपुर है। तो ये सहारनपुर तो नहीं होगा, तो ये तो कट गया। देवरिया, अभी मैंने आपको बताया था, जो यहां पर है महाराजगंज, महाराजगंज के नीचे कुशीनगर और कुशीनगर के नीचे है देवरिया। तो यहां पर देवरिया भी नहीं होगा क्योंकि देवरिया जो है ये बिहार के बॉर्डर पर स्थित है। और देखिए ललितपुर दिया हुआ है ऑप्शन में, और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि ये रैंडमली अब मैंने बना दिया। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए ललितपुर दिया हुआ है, कितना मैंने अभी बताया था, ललितपुर एक ऐसा जिला है, यहां पर यह है ललितपुर। ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो कि यूरेनियम के लिए जाना जाता है, यूरेनियम के लिए, यूरेनियम का उत्पादन यहां पर बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ललितपुर में। तो ललितपुर जो है ये भी ऑप्शन में काट देंगे आप, क्योंकि ये भी बॉर्डर पर स्थित है। तो हरदोई बचा, और हरदोई बीच में है, आपको पता होगा, ठीक है, हरदोई बीच में है। हरदोई का बॉर्डर यहां पर लखनऊ के साथ लगता है, राजधानी के साथ लगता है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से जिले की सीमा, किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं करती, यानी वे
जिलों के नाम बताना है आपको, जिले का नाम बताना है जो मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर नहीं लगता। तो मैंने आपको बताया था आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये वे जिले हैं जिनका बॉर्डर एमपी के साथ लगता है। और ये कह रहा है कौन सा एमपी के साथ नहीं लगता। इलाहाबाद का बॉर्डर क्या एमपी के साथ लगता है? बिल्कुल लगता है। मिर्जापुर का बॉर्डर बिल्कुल लगता है। दोस्तों अलीगढ़ का बॉर्डर जो है, ये अलीगढ़ का बॉर्डर एमपी के साथ नहीं लगता, ठीक है। तो अलीगढ़ जो हो जाएगा यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। इटावा का बॉर्डर भी लगता है। ध्यान रखना, इटावा बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं आता, याद कर लेना, इटावा बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं आता। और इटावा जो है ये दोस्तों मतलब ये भी सूखाग्रस्त क्षेत्र है और यहां पे मिट्टी के कटाव के लिए जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा ना कि नदियों से चलिए ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं जल कटाव के लिए, जल कटाव के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? तो यानी कि जल के द्वारा जो मिट्टी का कटाव होता है वो इटावा, उसके लिए जाना जाता है। ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। ये तो है 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है, तो ये तो हमें पता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है? यूपी जितने भी राज्यों के साथ बॉर्डर लगाता है उसमें से कौन सा एक नहीं है? क्या उत्तराखंड के साथ बॉर्डर है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। क्या ओडिशा के साथ? क्या मध्य प्रदेश के साथ? झारखंड के साथ? तो दोस्तों यहां पर एक ही ऐसा राज्य है ओडिशा जिसके साथ यूपी का बॉर्डर नहीं लगता। झारखंड का बॉर्डर ध्यान रखना केवल और केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट के साथ लगता है और वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? सोनभद्र है। नेक्स्ट है, अच्छा ये हमारा क्वेश्चन अब खत्म हो गया। अब हमारा जो पार्ट आ गया जलवायु एवं मृदा, तो अब हम जलवायु एवं मृदा वाले चैप्टर से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। यूपी के जो जलवायु है और यूपी का जो मृदा है। अब यहां पर केवल एक चीज मैं आपको बता दूं, केवल एक चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। और वो क्या कि ध्यान रखना, आपको पता भी होगा पहले से, लेकिन मैं आपको एक बार रिकॉल करवाना चाहता हूं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, ठीक है। अब मैप भी सही से नहीं बनता दोस्तों। इंडिया, आपको पता है कि इंडिया के लगभग मिड से यहां से एक लाइन होकर के गुजरती है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ये तो आपको पता होगा, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, सबको पता होगा। अब इसके संदर्भ में अगर आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो लोकेशन है वो कहां पे आएगा? यहां पर, ये है हमारा उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के बहुत करीब है, उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के करीब है, लेकिन उत्तर प्रदेश कर्क रेखा के करीब है लेकिन यह इसके ऊपर, मतलब कर्क रेखा यहां से नहीं गुजरती। ये तो पहली बात है। और दूसरी बात कि जो कर्क रेखा है ना, ये पूरे अर्थ को, कर्क रेखा और मकर रेखा जो है ये 2 लाइनें हैं, ये कटिबंधों को बांटते हैं। तो कर्क रेखा के दक्षिण का जो पार्ट है ये उष्ण कटिबंध में आता है। बस एक चीज ये ध्यान रखना, फिर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ये उष्ण कटिबंध में आता है, कटिबंध क्षेत्र में आता है, बस याद कर लेना। कर्क रेखा के दक्षिण में जो स्थित है वो उष्ण कटिबंध क्षेत्र है और कर्क रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र है ये शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, शीतोष्ण कटिबंध का क्षेत्र है। तो बस ये ध्यान रखना कि कभी आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश किस कटिबंध में स्थित है तो आप उष्ण कटिबंध नहीं बताएंगे। अगर स्थित है पूछा जाएगा तो आप शीतोष्ण कटिबंध बताएंगे। बस ये ध्यान रखना आप, है ना, बस ये गुजारिश है आपसे कि ये ध्यान रखना उत्तर प्रदेश शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है क्योंकि कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। ये हो गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है, जलवायु, तो जलवायु आप शीतोष्ण कटिबंध नहीं बताएंगे, जलवायु आप उष्ण कटिबंध बताएंगे। सर ये क्या घोच पोच कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश स्थित कहां पे है? शीतोष्ण कटिबंध में। लेकिन उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है दोस्तों? ये जो उष्ण कटिबंध है ना, ये बहुत गर्मी वाला क्षेत्र होता है, ये पूरा का पूरा गर्म वाला क्षेत्र है और ये ठंडा वाला क्षेत्र होना चाहिए। पूरी दुनिया में
कर्क रेखा के ऊपर का जो क्षेत्र है वो ठंडा क्षेत्र होता है और कर्क रेखा के नीचे का क्षेत्र गर्म क्षेत्र होता है। इसलिए देखिए इसके नाम क्या, उष्ण है, उष्ण मतलब गर्मी, तो ये गर्मी वाला क्षेत्र है। और यहाँ पे शीतोष्ण, शीत, शीत और उष्ण का मिला जुला रूप है यहाँ पे। लेकिन भारत में आपको पता है कि यहाँ पे हिमालय है और समुद्र जो है ये इस नियम को संशोधित कर देते हैं और ये नियम यहाँ पे लागू नहीं हो पाता। तो उत्तर प्रदेश भले ही शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है लेकिन उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंध है। बस ये आप याद कर लेना, आपके एक क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र परिवर्तन के प्रभावों विशेषकर कृषि के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था, आरओ में भी आया हुआ था, कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा संवेदनशील, संवेदनशील मतलब एक तरीके से बहुत ज्यादा परिवर्तन हो जाना और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाना, है ना, छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाना। तो ये कहते हैं बहुत ज्यादा संवेदनशील एरिया कौन सा है? तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है? क्या मध्य मैदानी क्षेत्र है, पूर्वी मैदानी क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है या पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है? तो दोस्तों मैदानी क्षेत्र तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा वर्षा हो जाए, थोड़ा कम हो जाए, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो फर्क पड़ेगा वो कहां पर पड़ेगा? बुंदेलखंड क्षेत्र में, क्योंकि यहां पर वर्षा बहुत नगण्य होती है, बिल्कुल ना के बराबर। तो अगर थोड़ी सी भी वर्षा हो गई तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, थोड़ी सी गर्मी बढ़ जाती है तो बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, क्योंकि ऑलरेडी ये गर्म क्षेत्र है। तो इसलिए जो बुंदेलखंड है ये सबसे ज्यादा दोस्तों जलवायु की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संवेदनशील क्षेत्र है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु है, अब ये कह रहा है उत्तर प्रदेश की जलवायु कैसी है? अच्छा ये कैसी है पूछ रहा है, यहीं पर पूछा होता उत्तर प्रदेश की किस जलवायु कटिबंध में स्थित है, तो हम बताते हैं शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। लेकिन ये कह रहा है कि यूपी की जलवायु कैसी है, तो क्या ये टुंड्रा होगा? टुंड्रा मतलब बहुत ठंडा जो ध्रुवों पर पाया जाता है, तो ये तो है नहीं। शुष्क रेगिस्तान, समशीतोष्ण महाद्वीपीय, उष्ण कटिबंधीय मानसून, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यूपी की जो जलवायु है वो कैसा है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु क्यों बोलते हैं? जब किसी खास पैटर्न पर वर्षा होती है और हवाओं का जो दिशा है वो बदलता रहता है, एक खास मौसम में एक तरह से हवाएं चलना और फिर बाद में हवाओं का रुख बदल जाना, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये तो भैया मानसूनी जलवायु है, मानसूनी। ठीक है, और मानसून की वजह से हमारे यहाँ बारिश भी होती है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है हमारे यहाँ। ठीक है, यूपी में। नेक्स्ट है बुंदेलखंड बुंदेलखंड मिट्टी में पाई जाती है? बुंदेलखंड मिट्टी, अच्छा ये कह रहा है कि कहां पर पाई जाती है? तो पश्चिमी मैदान में, गंगा के मैदान में, तराई क्षेत्र में, दक्षिणी पठार में। ये कह रहा है कि जो बुंदेलखंड मिट्टी है ये यूपी के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो क्या ये पश्चिमी मैदान में पाई जाती है, क्या ये गंगा के मैदान में पाई जाती है, क्या ये तराई क्षेत्र में पाई जाती है, या ये दक्षिणी पठार में पाई जाती है? तो दोस्तों ये दक्षिणी पठार में पाई जाती है, यूपी के दक्षिणी पार्ट में पठारी क्षेत्र है और यहीं पर ये पाई जाती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली रॉकर मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए रॉकर मिट्टी क्या होता है, ये रॉकर नाम से ही लग रहा है, रॉक मतलब चट्टान, ये चट्टानी मिट्टी है और बुंदेलखंड क्षेत्र में पर्वतों की ढालों पर ये पाई जाती है मिट्टी, पर्वतों की ढालों पर ये रॉकर मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, इसे पड़वा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 30% एल्युमिनियम होता है। यहाँ तिल और चने जैसी फसलें उगाई जाती हैं। इसमें 60% सिलिका होती है। इनमें से कोई नहीं भैया, ये सब तो हमें परसेंट नहीं पता है, लेकिन हमें ये जरूर पता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में तिल और चने उगाई जाती हैं। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र के फसलें भी पूछा जाता है, आप याद कर लेंगे। चना मैंने अभी बताया था आपको, चना सबसे ज्यादा होता है यहाँ पर। इसके अलावा तिल बहुत ज्यादा होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सोयाबीन बहुत ज्यादा होता है, सोयाबीन बहुत ज्यादा होगा, ये भी आप याद कर लेंगे, सोयाबीन। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे, सोयाबीन के अलावा दोस्तों ठीक है, तो ये सब जो फसलें हैं, हाँ अदरक और ये हल्दी, ये भी जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊपरी गंगा के मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। ये क्या कह रहा है? ऊपरी गंगा का मैदान कह रहा है आपसे। तो पहला कह रहा है कि यह क्षेत्र केंद्रीय और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विस्तृत है। यह क्षेत्र, इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक और कृषि गहनता 140% है। ठीक है, तो ये किसके बारे में कह रहा है? ऊपरी गंगा। क्या आपको पता है ऊपरी गंगा का क्षेत्र कौन सा है?
ऊपरी गंगा का क्षेत्र कौन सा है? अगर आपको पता हो तो आप आइडिया लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र जो है इसको ऊपरी, मतलब ये ज्यादा ही नीचे हो गया, थोड़ा सा और इसको ऊपर कर लेंगे। यहां पर ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहते हैं ऊपरी गंगा का क्षेत्र। ठीक है, ऊपरी गंगा का क्षेत्र है, ये ऊपरी गंगा का क्षेत्र कहलाता है। इतना ये वाला पार्ट ऊपरी गंगा का क्षेत्र। तो यह क्षेत्र केंद्रीय यानी मध्य वाला और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये बात बिल्कुल सही है, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक है तथा कृषि गहनता 140%। इस क्षेत्र में कृषि भी बहुत ज्यादा होती है दोस्तों और सिंचाई भी। तो इस प्रकार से हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु है? जब फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्या उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण शुष्क मानसूनी, शीतोष्ण या समशीतोष्ण? तो यहां पर पूछ रहा है कि किस प्रकार की जलवायु है। तो जलवायु है तो ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु है। लेकिन उत्तर प्रदेश किस कटिबंध में स्थित है? तो ये शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। ये क्वेश्चन कई बार फंसाता है स्टूडेंट को, तो ये ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, लेकिन यहां की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यूपी में सबसे ज्यादा, मुख्य रूप से सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, इसी को दोस्तों जलोढ़ मिट्टी को ही बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे कि एक तो इसको दोमट ही कहते हैं, ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है जलोढ़ मिट्टी को। दोस्तों ये कटाव, मिट्टी के कटाव की वजह से इस मिट्टी का निर्माण होता है। बलुई दोमट मिट्टी इससे मिलता जुलता होता है, लेकिन ये बालू का मात्रा इसमें ज्यादा होता है। लाल दोमट, लाल एवं काली मिश्रित। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है ना ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी यूपी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह किसके निकट स्थित है? ये कह रहा है कि भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो बुंदेलखंड है ना, देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में औसत तापमान ज्यादा है। तो ज्यादा क्यों है? ये कहां पर स्थित है जिसकी वजह से इसका जो औसत तापमान है वो ज्यादा है? बुंदेलखंड का तापमान ज्यादा है, और ज्यादा क्यों है वो कारण कह रहा है। यहां पे कह रहा है कि ये बुंदेलखंड का क्षेत्र भैया गर्म है, मतलब कि इसका तापमान ज्यादा है, तापमान इसका ज्यादा है। अब ये कह रहा है कि ज्यादा होने का कारण क्या है, ये किसके निकट स्थित है? तो अभी मैंने बताया था कर्क रेखा के नजदीक होने के कारण, क्योंकि कर्क रेखा का जो नीचे का क्षेत्र है ये बहुत ही ज्यादा गर्म क्षेत्र होता है, और इसीलिए कर्क रेखा के दक्षिण में, आप दक्षिण भारत में भी देखेंगे तो दक्षिण के लोग बहुत ज्यादा काले होते हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो गर्म क्षेत्र में रहते हैं। भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत है, यानी कि कर्क रेखा के दक्षिण का पार्ट है, भारत का अर्ध जो आधा भाग दक्षिण का है वो बहुत ही ज्यादा गर्म क्षेत्र है तुलनात्मक रूप से ऊपर से। ठीक है, तो यही वजह है कि यहां पर लोगों का जो स्किन है वो काली पड़ जाती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये बुंदेलखंड भी काफी गर्म है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि ये हरियाणा राज्य के नजदीक है, ये नेपाल की सीमा पर स्थित है, विकल्पों में से कोई नहीं, यह कर्क रेखा के नजदीक है। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? यह कर्क रेखा के नजदीक है। ये कर्क रेखा के नजदीक होने से इसका तापमान ज्यादा है। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि ये सूखाग्रस्त क्यों है, अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि ये सूखाग्रस्त क्यों है, तो आप बताते क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में है, वृष्टि छाया क्षेत्र में है। सर ये वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है? यानी कि यहां पर विंध्यन पर्वत होने की वजह से यहां पर दोस्तों बारिश नहीं हो पाती, हवा का रुख जो है पर्वतों से टकरा करके मुड़ जाता है, बदल जाता है, और जिसकी वजह से यहां पर पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती। ठीक है, और इसी क्षेत्र में आपको पता है यहां पर बुंदेलखंड के उत्तर में यहां पर मथुरा है। यहां पर कौन है? मथुरा। इससे सटा हुआ है, हालांकि मथुरा बुंदेलखंड में नहीं आता, लेकिन इससे सटा हुआ है यहां पर मथुरा आपको पता होगा। और मथुरा जो है सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। मथुरा का जो बरसाना है, सबसे कम वर्षा कहां पे होता है? मथुरा में। और सबसे ज्यादा वर्षा जो है यहां पर है गोरखपुर, यहां पे है दोस्तों गोरखपुर, और गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होता है, ये भी ध्यान रखना। गोरखपुर में सबसे ज्यादा वर्षा होता है और मथुरा में सबसे कम वर्षा, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। क्या यूपी 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है?
और दूसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। क्या उत्तर प्रदेश में कुल 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 न तो 2 सही है, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, इस तरह का क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश 4 आर्थिक क्षेत्रों में बटा हुआ है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। उत्तर प्रदेश जो है ना, अगर भौगोलिक रूप से पूछा जाएगा तब भी आप बताएंगे 4 क्षेत्रों में, क्योंकि तराई का क्षेत्र, भाबर का क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और बुंदेलखंड का क्षेत्र, यानी भौगोलिक रूप से भी ये 4 खंडों में बटा हुआ है। भौगोलिक रूप से 4 खंडों में बटा हुआ है, ध्यान रखना। सबसे ऊपर यहां पे भाबर का क्षेत्र है, यूपी में भाबर का क्षेत्र, पहला भाबर का क्षेत्र, फिर दूसरा तराई का क्षेत्र, तीसरा मैदान जो सबसे बड़ा क्षेत्र है मैदान, और चौथा बुंदेलखंड यानी कि पठारी क्षेत्र, पठारी। तो 4 तो भौगोलिक क्षेत्र हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश को आर्थिक जोन में भी बांटा गया है, और इस प्रकार यूपी को कुल 4 आर्थिक जोन में बांटा हुआ है। ये 4 कौन कौन से हैं सर? तो पहला है दोस्तों जिसको हम लोग कहते हैं, चलो इधर से ही स्टार्ट करते हैं, पहला है बुंदेलखंड, मान लेते हैं बुंदेलखंड, तो इसको कहते हैं बुंदेलखंड का क्षेत्र, ठीक है, बुंदेलखंड ये पहला हो गया। दूसरा कहते हैं पश्चिमी हरित क्षेत्र, पश्चिमी हरित क्षेत्र, पश्चिमी यूपी हरित क्षेत्र, कृषि सबसे ज्यादा होती है यहाँ पे, सबसे अधिक उपजाऊ होता है, कृषि का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है, हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो हरित पश्चिमी हरित क्षेत्र होता है ये। तीसरा है दोस्तों अवध मध्य प्रांत कहते हैं, मध्य क्षेत्र, यूपी का मध्य क्षेत्र, इसको अवध क्षेत्र कहते हैं, ठीक है, अवध क्षेत्र या मध्य क्षेत्र कहते हैं। और चौथा क्षेत्र जो है ये पूर्वांचल का क्षेत्र है, पूर्वांचल, ठीक है, आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ापन है पूर्वांचल में, हालांकि सबसे ज्यादा पिछड़ापन बुंदेलखंड क्षेत्र में है। सबसे ज्यादा पिछड़ापन कहां पे है? बुंदेलखंड क्षेत्र में आर्थिक रूप से। तो उत्तर प्रदेश 4 आर्थिक जोन में बटा हुआ है, ये तो सही है। उत्तर प्रदेश में 11 कृषि जलवायु नहीं, कृषि जलवायु के रूप में यूपी में कुल 9 कृषि जलवायु हैं। उत्तर प्रदेश में 9 कृषि जोन है, ध्यान रखना, 9 कृषि जलवायु है। तो कुल मिलाकर के केवल और केवल दोस्तों यहां पर 1 सही है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1 सही है। नेक्स्ट है निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? मिट्टी में से ये मिट्टी का नाम दिया हुआ है और कह रहा है कि सबसे ज्यादा यूपी में कौन सी मिट्टी है? काली कपास की मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, करैल मिट्टी, बिंदेन मिट्टी, यूपी में सबसे ज्यादा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी है, तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी? अभी मैंने आपको बताया था, क्या यहाँ पे महीन जलोढ़ पाया जाएगा? क्या यहाँ पे दलदली क्षेत्र पाया जाएगा? दलदली क्षेत्र तो भैया तराई क्षेत्र में पाया जाता है। क्या ये ककरीली और पथरीली भूमि पाई जाएगी या यहाँ पर भूर पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? कंकरीली और पथरीली जो भूमि होती है यही भाबर क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः कहां पाई जाती है? सीतापुर बाराबंकी में, एटा मैनपुरी में, मिर्जापुर झांसी में, आगरा मथुरा में। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी है ना, ये सबसे ज्यादा बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। लाल मिट्टी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है, ये भी आप ध्यान रखना। बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा लाल मिट्टी पाई जाती है। तो बुंदेलखंड का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? मिर्जापुर झांसी का क्षेत्र, और इस क्षेत्र में सर्वाधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? अच्छा, लवण प्रभावित का मतलब होता है, आप ध्यान रखना कि जो राजस्थान का रेगिस्तान है दोस्तों ना, ये भी लवण प्रभावित क्षेत्र है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो राजस्थान का मृदा वाला रेगिस्तान वाला क्षेत्र है, ये भी कैसा क्षेत्र है? लवण प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है, लवण प्रभावित क्षेत्र है। तो ये कह रहा है भैया कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जो लवण प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? तो ये इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा लवण प्रभावित क्षेत्र पाई जाती है। तो कौन सी होगी? आगरा एवं अलीगढ़, मेरठ एवं मुरादाबाद, बस्ती एवं गोरखपुर, झांसी एवं चित्रकूट। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा? आगरा एवं अलीगढ़ का जो क्षेत्र है ना, आगरा और अलीगढ़ का जो क्षेत्र है, यहां पर लवण प्रभावित क्षेत्र हैं जो राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है
निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहां सर्वाधिक वर्षा होती है? सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है दोस्तों? क्या बांदा में, क्या मुरादाबाद में, क्या गोरखपुर में या वाराणसी में? तो सबसे ज्यादा अगर वर्षा पूछा जाएगा आपसे तो आप बताएंगे गोरखपुर में। और कितना दोस्तों? 185, 84 दशमलव कुछ है, तो लगभग 185 सेंटीमीटर का वर्षा आप याद कर लेंगे, जो कि गोरखपुर में। और यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना कि सबसे कम वर्षा कहां पे होता है? सबसे कम जो है मथुरा, और मथुरा के बरसाना में। यहां पर कितना? मात्र 54.45% है, तो ये सेंटीमीटर कर लीजिए, है ना, 54.5 सेंटीमीटर वर्षा मथुरा में सबसे कम। और सबसे ज्यादा कहां पे है? गोरखपुर में। कहीं कहीं इसको 190, 195 तक बताया गया है गोरखपुर को, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो क्या 5 होगी, क्या 7 होगी, 9 होगी या 11 होगी? दोस्तों उत्तर प्रदेश सस्य जलवायु क्षेत्र का मतलब कृषि जलवायु क्षेत्र, तो ये कितने हैं? अभी मैंने आपको बताया था, याद कर लेंगे 9। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इसको बताया था। नेक्स्ट है, मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में पोटास की मात्रा सबसे कम पाई जाती है? तो इसका जवाब आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जवाब आप लोग सर्च करके कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।